प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को एक बार फिर पश्चिम बंगाल पहुंचे। कोलकाता में उन्होंने देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल समेत 15,400 करोड़ की योजनाओं का इनॉग्रेशन किया। मोदी इसके बाद नॉर्थ 24 परगना जिले के बारासात पहुंचे। यहां वे भाजपा की नारी शक्ति अभिनंदन रैली में शामिल हुए। रैली में 85 किलोमीटर दूर से संदेश खाली की महिलाएं भी शामिल होने पहुंची। पीएम ने यहां 38 मिनट का भाषण दिया, जिसमें इंडी गठबंधन, पश्चिम बंगाल सरकार, संदेश खाली और केंद्र सरकार की योजनाओं पर उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के भ्रष्टाचारी लोग आजकल मेरे परिवार के बारे में पूछ रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का खुद का परिवार ही नहीं है, इसलिए मैं परिवारवाद के खिलाफ बात करता हूं। साथ ही पीएम ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य में लागू नहीं होने देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, महिला सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, सस्ते सिलेंडर की योजना भी नहीं लागू हुई। साथियों, तुष्टीकरण और तोलाबाजों के दबाव में काम करने वाली टीएमसी सरकार कभी भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की केंद्र सरकार है, जिसने बलात्कार, रेप जैसे संगीन अपराध के लिए फांसी की सजा तक की व्यवस्था की है। संकट के समय बहनें आसानी से शिकायत कर सके, इसलिए महिला हेल्पलाइन बनाई गई है। लेकिन टीएमसी सरकार इस व्यवस्था को यहां लागू नहीं होने दे रही है। ऐसी महिला विरोधी टीएमसी सरकार महिलाओं का कभी भला नहीं कर सकती। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर पश्चिम बंगाल पहुंचे, जहां पर कोलकाता में उन्होंने देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल समेत 15,400 करोड़ की योजनाओं का इनॉग्रेशन किया। आपको बता दें कि लगातार दिग्गज नेताओं के दौरे हो रहे हैं। सामने विधानसभा चुनाव है, ऐसे में पश्चिम बंगाल की 42 सीट पर कहीं ना कहीं बीजेपी का फोकस नजर आ रहा है। पूरा लक्ष्य नजर आ रहा है कि 42 में से एटलीस्ट 35 सीटें जो है वो बीजेपी पाके रहेगी। और ऐसे में ममता के गढ़ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जहां पर उन्होंने करोड़ की योजनाओं का इनॉग्रेशन किया। और इसके साथ ही चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, आलोक जी का रुख करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक फोन लाइन पर जुड़ गए। आलोक जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ आवर में आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, पश्चिम बंगाल की 42 सीट की अगर हम बात करें आलोक जी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने 35 सीट जीतने का लक्ष्य यहां पर रख रही है। क्या लगता है कि ममता जी के गढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे, क्या बीजेपी कामयाब होती हुई नजर आएगी? देखिए, 2019 का अगर आप आंकड़ा देखें, जहां पे 22 सीटों का अमित शाह जी ने लक्ष्य रखा था और जिसमें 18 सीटें उनको मिल गई थी, इसका मतलब है कि बंगाल एक बदलाव की तरफ चल रहा है। 5 साल काफी समय होता है। बहुत सा पानी हुगली के पुल से पार हो चुका है, हावड़ा ब्रिज को क्रॉस कर चुका है। और अभी वर्तमान में आपने जिस तरीके से देखा कि संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है और उसका जो विरोध, जो कार्रवाई चल रही है और जो जन आक्रोश दिख रहा है विशेषकर महिलाओं के अंदर, वो केवल आप ये ना समझिए कि संदेश खाली जो 75 किलोमीटर दूर है कलकत्ता से वहीं तक सीमित है। ये धीरे धीरे हवा जो है पूरे बंगाल में जा रही है, क्योंकि आप जानती हैं कि जिस तरीके से टीएमसी में काम चल रहा है, उससे साफ नजर आ रहा है कि वहाँ की जो जनता है, विशेषकर जो गरीब जनता है, वो वंचित शोषित जनता जो है उसको काफी पीसा जा रहा है। हालांकि बंगाल का इतिहास भी ऐसा रहा है, क्या आपने देखा था वहाँ जमींदारी प्रथा बहुत ज्यादा थी, जब धीरे धीरे कम हो रहा था, वहीं से इसी कारण वहाँ पे जो नक्सलवाद का जो आप कहते हैं एक नक्सलिस्ट मूवमेंट था, वो जो कि वहां से चला था बंगाल से, उसका भी मुख्य कारण ये था। तो जो वंचित हैं, शोषित हैं, उनको जिस तरीके से दबाया जा रहा है, उससे लग रहा है कि बीजेपी ने अपनी पैठ बना ली, जगह बना ली है और वो 35 का लक्ष्य लेकर चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि उसके पास
अच्छी खासी सफलता मिलने के चांसेस हैं। यानी 22 से तो उनको ऊपर सीटें मिलनी चाहिए इस बार। बिल्कुल आलोक जी, अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, जैसे कि आप भी जिक्र कर रहे हैं कि जो हिंसा हुई, जो भी वहां पर सब कुछ हो रहा है, आखिर इस पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है? महिला की सरकारें और कहीं ना कहीं महिलाएं असुरक्षित हैं यहाँ पर। देखिए, वहाँ का अगर आप इतिहास देखें, 37 साल ज्योति बसु साहब ने जो है कम्युनिस्ट की राज चलाई थी और बड़ा ही रक्त रंजित है वहाँ पे। जिस हिसाब से वहाँ की मानसिकता है, लोगों की जो सोच है, उसमें आप देखते हैं कि राजनीतिक हिंसा बहुत ज्यादा होती है, तब कहीं सत्ता का परिवर्तन होता है। इतना आपने देखा नहीं होगा कि इतनी हिंसा राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं किसी दूसरे प्रांत में होगी। तो टीएमसी भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वहाँ का उसका इतिहास ऐसा, वहाँ की पृष्ठभूमि ऐसी है, वहाँ की भूमिका ही ऐसी है। तो ऐसे में अब काफी कुछ सही हो गया है, लेकिन जिस तरीके का उच्च न्यायालय ने भी आरोप लगाया है कि पुलिस जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, और आप आए दिन आप बड़ी सी बड़ी घटनाएं देखती हैं कि किस तरीके से ईडी पे की टीम पे किस तरीके से वहाँ पे हमला हो रहा है, और किस तरीके से आप देख रहे हैं कि शेख शाहजहां को बचाने की कोशिश कर रही है वहाँ का प्रशासन, और जो पुलिस है उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रही है। इन सब बातों को देखते हुए साफ नजर आ रहा है कि बहुत कुछ बदला नहीं है, वैसे ही परिस्थितियां चल रही हैं जैसे कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय में चला करती थी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लागू नहीं हुआ, इस तरह यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल पहुंचे और कहीं ना कहीं ममता सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ सत्ता की हैट्रिक लगाने का ही सपना नहीं सजाया रखा है, बल्कि 370 सीटें और एनडीए 400 पार का लक्ष्य भी तय किया है। बिहार और महाराष्ट्र में अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं निकल सका है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या दोनों ही राज्य में छत्रपों की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की डिमांड क्या बीजेपी के मिशन 370 के लिए टेंशन बन सकती है? दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी ने 48 में से 30 सीटों पर खुद चुनाव लड़ने की प्लानिंग की है, जबकि 18 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ रही है, और जिनमें से 12 सीटें एकनाथ शिंदे की शिवसेना और 6 सीट अजित पवार की एनसीपी को देना चाहती हैं, जिस पर दोनों सहयोगी दल सहमत नहीं हैं। वहीं बिहार में बीजेपी और जेडीयू के अलावा बिहार में एनडीए में चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के दल शामिल हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में जीती हुई बीजेपी अपनी 17 लोकसभा सीटें छोड़ने से हिचकिचा रही है, तो जेडीयू भी 2019 में जीती 16 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। एनडीए में बचे बाकी दलों के लिए 6 से 7 सीटें ही बच रही हैं, जिनका बंटवारा करना एक बड़ा चैलेंज है। चलिए, ज्यादा बातचीत करेंगे, दिनेश जी का रुख करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ आवर में आपका। नमस्कार जी। इंडिया गठबंधन की बात करें तो अभी हमने देखा कि सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं हलचल मची हुई थी। एनडीए में भी अब सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा है, विवाद दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की बात करें, बिहार की बात करें दिनेश जी, तो ये क्या बनता नजर नहीं आ रहा है विवाद? देखिए, कुनबा जब बढ़ता है काजल जी, मान के चलेंगे कुछ ना कुछ देखिए विवाद तो कुनबा में रहेंगे, क्योंकि एक ही जैसे कि मतलब रोटी है तो उसमें से सबको बराबर हिस्से में देना हो, जिससे सब संतुष्ट भी रहे और सबका पेट भी भरे, तो उस प्रकार से है। अब बिहार से देखिए शुरुआत करके बिहार में देखिए पहले जैसे कि जो कुनबे में जो लोग थे, उसके अलावा और जैसे नीतीश कुमार जी के आने के बाद में थोड़ी सी गठबंधन में है, और जैसे कि थोड़ा जो है जैसे कि मतलब एक तरह से गुंजाइश बनानी पड़ेगी। तो वो देखिए मतलब राजनीति वही चीज होती है कि ठीक है, सबको संतुष्ट कैसे करें, सभी जो घटक दल जो है उनके साथ में किस प्रकार से सामंजस्य बिठाया जाए, तो वो चीजें हैं। क्योंकि जैसे पिछली बार जितनी सीटें थी तो उन सब पे तो देखिए भाजपा लड़ेगी, लेकिन उसके बाद जो पिछली बार जो घटक दल थे उनके अलावा जैसे इस बार जो है जो डिमांड है उससे ज्यादा है, तो किस प्रकार से सामंजस्य अपने लोकसभा जो सदस्य है उनके साथ बैठाना, और किस प्रकार से जो गठबंधन के जो अन्य जो लोग हैं, क्योंकि उनको ही मान सम्मान उसी प्रकार से देना जो है जरूरी है। अगर उनको नहीं देंगे तो फिर वो 400 पार का लक्ष्य जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और 370 का अपने लिए जो लक्ष्य रखा है तो वो सब मुश्किल आएंगी आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बातचीत बन जाएगी, क्योंकि देखिए पशुपति पारस जो है वो भी अपने तरीके से कहीं ना कहीं अपनी जगह पर कोई ज्यादा एडमेंट नहीं है। उस प्रकार से चिराग पासवान जो है वो भी अपने तरीके से कोई दिक्कत वाली बात मुझे लगती नहीं है। और बाकी थोड़ी दिक्कत जो आएंगी मतलब हमके साथ ही बहुत ज्यादा भारी समस्या है, कैसे मुझे लगता नहीं है,
थोड़ी जो मतलब कि जो समस्या की स्थिति बनेगी जो नीतीश कुमार जी के साथ में कि हाँ उनके साथ में कितनी करें, क्या करें, कम उनकी करें या खुद की करें, तो उसमें थोड़ी समस्याएं रहेंगी। लेकिन जहां तक मुझे लगता है नीतीश जी ने जैसे कि अभी सभा थी बिहार में, जो 2-3 दौरे जो पीएम करे हैं और ठाके लगाते मंच पे जैसे कि नीतीश कुमार जी और पीएम नजर आए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने तरीके से उसमें उस तरीके से कोई भी जो है अपने तरीके से कोई जो है मतलब दरार की बातचीत जो है या खींचतान जो है नजर नहीं आई गया हमें से। क्योंकि जैसे नीतीश कुमार ने स्वयं बोला कि हम पहले इससे पहले इधर उधर जाते रहे, लगन भी इधर उधर जाने का जो है दौर अब खत्म हो चुका है, मैं आपके साथ ही रहूंगा, हम लोग मिलजुल के बिहार का विकास का कार्य करेंगे ऐसे। अब आते हैं देखिए महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में देखिए पहले जैसे घटक दल थे उनके अलावा जैसे कि आप मतलब ये मान के चलिए कि शरद पवार का जो फैक्शन है उससे टूट करके अजीत पवार जब आए, तो अजीत पवार जी वो भी अच्छा खासा एक जो है चंक उसमें से चाहेंगे, अच्छा खासा शेयर चाहेंगे। लेकिन उनको जैसे कि मतलब बोलने में तो मतलब सुनने में तो कहता है कि शायद 2-3 सीट या 4 सीट तक दें, लेकिन उनकी अपेक्षा उससे कहीं ज्यादा है ऐसे। तो कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता मुझे लगता है कि निकल जाएगा, क्योंकि अजीत कुमार खुद सुलझे व्यक्ति है इस मामले में, तो ज्यादा दिक्कत नहीं करेंगे। और जहां तक जैसे बातचीत आती है शिंदे गुट की, तो शिंदे गुट में मान के चले मुझे लगता है कि जैसे कि 10 सीट तक में जहां तक उनको मना नहीं लेगा, अभी जैसे 10 सीट की उनको जो पेशकश की गई है और वो मेरे ख्याल उससे ज्यादा पे अड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज होगी। और जैसे कुछ भी चीजें होती हैं कहीं ना कहीं सुलझा ली जाएंगी, क्योंकि जैसे कि मतलब मान के चले कि मतलब 48 जो सीट है, तो उसमें से भाजपा अपने लक्ष्य को आगे करने के लिए और अपनी चीजों को हासिल करने के लिए और ऐसी उसी प्रकार से जो गठबंधन जो दल है तो उनका भी मतलब एक तरह से इंटरेस्ट जो है बरकरार रहे, उनको भी कहीं नीचा ना देखना पड़े, तो उसको सभी का सामंजस्य जो है बिठा करके और सभी समावेश करके चीजों को और सभी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके और अपने तरीके से आगे बढ़ने का कार्य मुझे लगता नहीं है कि कहीं बीजेपी उसमें चुकेगी। और सबको बुला के देखिए पीएम जो है अपने डिनर डिप्लोमेसी कहें या ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी या लंच डिप्लोमेसी जो है उससे कहीं नहीं चूकते, और जब जाते हैं तो सबसे बराबर मतलब पक्ष पक्ष सभी लोगों से मिलते रहते हैं। तो ये देखिए ये कूटनीति कहीं ना कहीं और रणनीति जो है कहीं ना कहीं काम करेगी, क्योंकि सभी से मतलब बराबर जो है संपर्क इनका पीएम का बना रहता है और सबसे मिलजुल के बात करते रहते हैं। जैसे कि हमने बीच में देखा कि जैसे कि बिहार की अगर बात करें तो चिराग पासवान था, उनको गले लगाते हुए कई बार नजर आते हैं। उसी तरह से जैसे कि मान के चले उधर शिंदे जो है उनको भी बराबर बीच में जैसे गृह मंत्री भी हो गए और कुछ हो गए, तो कहीं ना कहीं फोन करके उनसे जायजा चीजों को लेते रहते हैं और कहीं ना कहीं आपस में जो है मतलब जो प्रेम है वो दिखाई देता है ऐसे। तो इस प्रकार से कोई भी किसी प्रकार की मतलब कोई इस तरह की मतलब है कि अंतर कला या इस प्रकार की समस्या नहीं होगी। देखिए बाकी अपने हक के लिए आदमी देखिए थोड़ी बहुत तो चीजें अगर आगे बढ़ाने के चक्कर अपना इंटरेस्ट जो है उसके लिए थोड़ा तो देखिए मतलब कि आपस में बातें होती है, लेकिन ऐसी चीज नहीं है कि जो पब्लिक में निकल करके कहीं ना कहीं जो है कि अंतर कला या कला का या पार्टी तोड़ने का और कुछ तरह की चीजें बने। लेकिन अभी के हिसाब से सभी चीजें कंटेंट है, सभी चीजें मतलब कि इंटरनल है। तो बाकी पब्लिक में जब जल्दी मुझे लगता है जैसे कि अब है कि 6 तारीख को जैसे कि सीईसी की मीटिंग है, तो उसमें भी काफी हद तक चीजें क्लियर है। जैसे कि यूपी है तो यूपी में जैसे पहले लग रहा था कि कॉम्प्लिकेशंस काफी होंगे, क्योंकि जैसे अपना दल हो गया या राजभर के जो है कि जो पार्टी है तो उन सब की तरफ से चीजें कुछ नजर आ रही थी कि भाई जितनी मांगी थी उन्होंने सीटें, लेकिन उनको प्रेम से आराम से करके समझा दिया गया। जैसे जयंत चौधरी जो थे तो कहीं ज्यादा सीट मांग रहे थे, लेकिन उनको भी जैसे जो उस तरीके से जो मना लिया गया, तो और अपने वो भी खुश है अपने, क्योंकि उनके जैसे दादा जो है उनको भारत रत्न देकर के जो सम्मानित किया गया। तो अपने तरीके से मतलब सभी चीजें कंटेंट है, सभी चीजें अपने तरीके से पूर्ण समावेशी हैं। और मुझे लगता है कि 2024 का अपना लक्ष्य है पूरा साबित मतलब जैसे कि हासिल करने में, और कहीं कोई चूक जो है वो भाजपा नहीं करेगी और ना अपने किसी विरोधी मतलब दल को कोई मौका देगी इस तरह का कि बीच के इंटरनल चीजों को लेकर के कोई ना कोई मुद्दा बना पाए। और इसी प्रकार से अपने जो घटक दल है तो उनको भी साथ में लेकर के और उनको पूरे तरीके से सेटिस्फाइड करके और संतुष्ट करके ही साथ में चलेगी, लेकर के साथ में चलेगी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल दिनेश जी, कुल मिलाकर देखें तो देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर सामने नजर आ रहा है। अब कोऑर्डिनेशन बैठ पाता है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके साथ ही साथ अगली खबर की ओर करते हैं। इंडिया गठबंधन में सीटों को शेयरिंग लगभग तय हो चुकी है सीट की। यही वजह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी शामिल हुए। तो वहीं पटना में जन विश्वास यात्रा के समापन पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा किया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस तरह सीट शेयरिंग और मंच शेयरिंग से गठबंधन लोगों के बीच अपनी पैठ बना पाएगा, क्योंकि ये गठबंधन अपने साथियों के साथ सीट शेयरिंग कर रहा है। अलग अलग राज्य में किस सीट पर कौन सा दल लड़ेगा इस पर भी बात तय हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या गठबंधन के दल कोई साझा मैनिफेस्टो भी लेकर आएंगे? गठबंधन में मौजूद दल अपने अपने मैनिफेस्टो तैयार करेंगे, क्या इनका कोई साझा मैनिफेस्टो होगा? एक ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है कि बिना साझा मैनिफेस्टो के मतदाता इन दलों पर कैसे भरोसा करेंगे।
तो देखिए, इंडिया गठबंधन में सीटों की शेयरिंग लगभग तय हो चुकी है और कहीं ना कहीं यही वजह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी शामिल हुए। तो वहीं पटना में जन विश्वास यात्रा के समापन पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा किया। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक आज बुधवार को होगी। प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक शाम को मंत्रालय में होगी। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना से पहले होने वाली इस बैठक में सरकार कुछ महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है। जानकारी के मुताबिक इस कैबिनेट बैठक में महतारी वंदन योजना और धान किसानों के बोनस वितरण पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा मोदी की गारंटी वाली योजनाओं को लागू करने पर भी सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकती है। वहीं राज्य में तेंदुपत्ता की खरीदी समर्थन मूल्य में किए गए जाने के साथ ही तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका और बच्चों के लिए छत्रवती प्रारंभ किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जा सकती है। तो छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक आज होनी है। शाम 5 बजे ये बैठक होगी और इस बैठक में कहीं ना कहीं कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। कई निर्णय जिसका हो सकता है कि लोकसभा चुनाव से भी कनेक्शन हो, उस पर भी आज निर्णय लिए जा सकते हैं। और प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक शाम को मंत्रालय में होगी। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना से पहले होने वाली इस बैठक में सरकार कुछ महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है और इस कैबिनेट बैठक में महतारी वंदन योजना और धान किसानों के बोनस वितरण पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा मोदी की गारंटी वाली योजनाओं को लागू करने पर भी सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकती है। वहीं राज्य में तेंदुपत्ता की खरीदी समर्थन मूल्य में किए जाने के साथ साथ तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका और बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्रारंभ किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी इस कैबिनेट बैठक में मिल सकती है। तो आज शाम 5 बजे कैबिनेट बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर साय कैबिनेट की बैठक में मोहर लग सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। साथ ही साथ मुखिया विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये बैठक जो है वो शाम को मंत्रालय में होगी और लोकसभा चुनाव की अधिसूचना से पहले होने वाली इस बैठक में सरकार कुछ महत्वपूर्ण फैसले जो है वो ले सकती है। जाहिर सी बात है, महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर पार्टी का फोकस है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि जो आज निर्णय लिए जाएंगे वो कितने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्या कुछ कनेक्शन यहां पर होता है। तो इस बैठक में महतारी वंदन योजना और धान किसानों के बोनस वितरण पर भी चर्चा संभव है। साथ ही साथ मोदी की गारंटी वाली योजनाओं को लागू करने पर भी सरकार कुछ बड़े फैसले जो है वो ले सकती है। तो राज्य में तेंदुपत्ता की खरीदी समर्थन मूल्य में किए जाने के साथ तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका और बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्रारंभ किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। तो ज्यादा फोकस किसान की बात करें, वर्ग या फिर युवा की बात करें या महिलाओं की बात करें, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का फोकस तीनों चारों वर्ग पर नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ में भी देखना है कि दिग्गज नेताओं के दौरे लगातार हो रहे हैं और वर्चुअली आज इसका शुभारंभ यहाँ पर किया जाएगा जब योजना का, तो वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जुड़ सकते हैं। तो एक बड़ी सौगात भी यूं कह सकते हैं छत्तीसगढ़ वासियों को मिलने जा रही है और आज की इस कैबिनेट में भी कई बड़े फैसले जो जनता के हित को देखते हुए लिए जा सकते हैं। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, संजय जी का रुख करेंगे स्ट्रेट हेड, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय जी, क्या जो आज कैबिनेट बैठक होनी है, क्या लगता है कौन कौन से प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है और जो आज निर्णय लिए जाएंगे उनका लोकसभा चुनाव पर क्या कनेक्शन रहेगा? देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण जो कैबिनेट का एजेंडा है वो तो ये है कि
दो जिले, एक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जो जिला है जसपुर, और दूसरा मनेन्द्रगढ़ जो कि स्वास्थ्य मंत्री का जिला है, ये दोनों जगह पे एक एक मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को आज की कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है। इसके अतिरिक्त महतारी बंधन योजना है, जिसके खाते में पैसा चलाना है, उसके संदर्भ में चर्चा होगी और संभव है कि कल सभी जो हितग्राही हैं उनके खाते आ जाए। हालांकि इसका कैबिनेट की मंजूरी पहले हो चुकी है, उसकी प्रक्रिया चल रही है और चूंकि कल जाना है तो इसके संदर्भ में कुछ बात हो सकती है। तीसरी बात, जो समर्थन मूल्य 25 रुपये प्रति कुंटल की दर से खरीदी का जो वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में, उसके जो अंतर की राशि है 2200 प्रति कुंटल से करीब करीब किसानों को मिल गया है एमएसपी का, अलग अलग धानों का, तो वो खाते में आ गया है। लेकिन 2200 के अतिरिक्त जो अंतर है वो नहीं आया है। उसको 12 तारीख को बड़ा किसान सम्मेलन में किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, और उस किसान सम्मेलन के जरिए जो है किसानों के खाते में करीब 24 लाख किसानों के खाते में अंतर की राशि दिया जाना है। तो उस संदर्भ में आज के कैबिनेट बैठक में फैसला हो सकता है। आपने कहा कि इसका लाभ लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से कैसे होगा, तो देखिए मैदान की बात करें या फिर जो धान का अंतर की राशि है उसकी बात करें, ये दोनों जो है छत्तीसगढ़ की अधिकांश आबादी से जुड़ा हुआ मसला है। महतारी बंधन में बड़ी संख्या में खासकर जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जितने भी महिलाएं हैं उनको इसका लाभ सीधे सीधे मिल रहा है और पहली किस्त उनके खाते में आने जा रही है। दूसरा 24 लाख किसानों के खाते में अंतर की राशि जाएगी जो कि बड़ी रकम है। तो इसका लाभ सीधे सीधे निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी इसका लाभ भी उठाने की हर संभव कोशिश करे। बिल्कुल संजय जी, अगर हम बात करें ब्रजमोहन अग्रवाल जी की, तो लोकसभा चुनाव के मैदान में इनको उतारे, अगर ये जीतते हैं तो फिलहाल आगे की स्थिति क्या बनेगी? क्या कैबिनेट में बदलाव संभव है? निश्चित तौर पर देखिए, अभी तो चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है। चुनाव का ऐलान होता है उसके बाद दो स्थितियां बनती है। एक तो वो पहले कैबिनेट से इस्तीफा दे करके और चुनाव मैदान में जाए। दूसरी स्थितियां ये बनती है कि वो चुनाव लड़े और चुनाव में जीतने के बाद जब वो लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं तो जो है मंत्रिमंडल से और फिर छत्तीसगढ़ की विधानसभा से वो इस्तीफा दें, और इस्तीफा देंगे उसके बाद छत्तीसगढ़ कैबिनेट में 2 सीट खाली हो जाएंगी, 2 मंत्री पद खाली हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद एक मंत्री पद जो है वो तो भरने की चर्चा थी ही कि चुनाव के बाद उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन अब ब्रजमोहन अग्रवाल के लोकसभा जाने के बाद एक और पद खाली हो जाएगा, तो दोनों पद को लोकसभा चुनाव के बाद भरा जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, आज शाम 5 बजे सीएम साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। जैसा कि सहयोगी संजय जी ने बताया कि कई अहम प्रस्तावों पर भी आज मोहर लग सकती है और जाहिर सी बात है कि जो आज निर्णय लिए जाएंगे उसका लोकसभा चुनाव पर काफी असर जो है वो देखने को मिलेगा। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।